हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स। In this video lecture we are going to see division of sectors as organized and unorganized. अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स को हम थोड़े से रिकॉल करें तो हमने वहां पर देखा था तीन तरह की सेक्टर्स को, यानी थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हमने वहां पर देखे थे। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है। अब देखो, इन तीन सेक्टर्स को कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया था। तो इन तीन सेक्टर्स को इनके एक्टिविटीज के और इनके प्रोड्यूस के हिसाब से और उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि काम की कंडीशंस क्या है। देखो, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को इनके वर्किंग कंडीशन यानी इनके वर्क कंडीशन के आधार पर, बेसिस पर डिवाइड किया गया है। राइट, तो चलिए ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए एक स्टोरी को समझते हैं। देखो, ये है मैम कांता। इनका नाम क्या है? तो कांता है। ये क्या करती हैं? ऑफिस में जॉब करती हैं। इनके ऑफिस का जॉब का टाइमिंग क्या है? 9:30 में ये जाती हैं सुबह में, और 5:30 में ये उधर से आ जाती हैं शाम को। इनको सैलरी वगैरह टाइम पे मिलते हैं, और बाकी जितने भी इंसेंटिव्स हैं या फिर जितने भी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, उनको हर एक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इनको पीएफ यानी जैसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने वहां पर लगा दिए हैं। देखो, पीएफ बेसिकली क्या होता है? आपके सैलरी का ही कुछ पार्ट होता है जो हर महीने कटता है, और आपको लास्ट में एज अ पेंशन दिया जाता है जब आप रिटायर होते हैं, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको दिया जाता है। और देखो, ये संडे के दिन छुट्टियों पे रहती हैं। इनका संडे का दिन जो होता है छुट्टियों को होता है, और वो इनका पेड हॉलीडे रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये संडे को नहीं जाती हैं तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। ये संडे को नहीं भी जाए तो इनको पैसे मिलेंगे। और ये जब ज्वाइन की थी जॉब को, तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। देखो, अपॉइंटमेंट लेटर में बेसिकली ये होता है कि हाँ, आप जॉब के लिए सिलेक्टेड हैं और ये हमारे टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो उस अपॉइंटमेंट लेटर में इनको टर्म्स एंड कंडीशंस भी मिले थे। और ये क्या है? आइए अब देखते हैं दूसरी स्टोरी। ये है कमल। ये इनके पड़ोसी हैं। किनके पड़ोसी हैं? तो कांता के ये पड़ोसी हैं। ये एक ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं, और यहाँ पर ये सुबह में 7:30 में जाते हैं और रात में ये 8 PM में आते हैं, यानी 8 बजे आते हैं। 8 बजे ये घर पे आते हैं। इनको कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ इनको वेजेस मिलते हैं, यानी जितने ये काम करते हैं उसके हिसाब से इनको पगार इनके मिल जाते हैं, और बाकी इनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस जैसे पीएफ ये कुछ नहीं मिलता है। और संडे के दिन भी अगर ये जॉब पे नहीं जाते हैं तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर ये जॉब पे जाएंगे तभी इनको पैसे मिलेंगे, यानी पेड हॉलीडे इनके लिए कुछ नहीं है। पेड हॉलीडे हॉलीडे जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है इनके काम में। और जब ये अपने जॉब पे आए थे तो इनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर इनको नहीं मिला था, यानी यहाँ पर कोई फॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हुई थी इनके काम को लेके। अब क्या होता है कि जब इनको जॉब से निकालना होता है तो इनके जो मालिक हैं, इनके ओनर हैं, ये डायरेक्टली इनको बोल सकते हैं कि आप कल से जॉब छोड़ दीजिए। इनको कोई प्रीवियस नोटिस, किसी भी तरीके का कोई भी रूल रेगुलेशन इस तरीके का नहीं बताया जाता है और नहीं नोटिस दिया जाता है। इनको डायरेक्टली बोला जाता है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, और उनको छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ पर हमने दो स्टोरीज देखी, और दो स्टोरीज में
अब हम पता करेंगे कौन सी स्टोरीज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की है एंड कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की है। देखो, आई होप कि आप इन दोनों के वर्किंग कंडीशन से थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो कांता की काम की कंडीशन है वो बताती है कि कांता ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, और क्यों वी विल सी हियर। Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by government and have to follow its rules and regulations, which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, SOPs and Establishment Act, etc. यानी यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देख रहे हैं कि ढेर सारे एक्ट्स हैं, राइट? बहुत सारे एक्ट्स हैं, और इन सारे एक्ट्स के तहत ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब दिया जाता है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन सारे इंटरप्राइजेस को कवर किया जाता है, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्क यानी काम को या फिर काम की जगह को यहाँ पर कवर किया जाता है, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जो पीपल को एक उनके सुनिश्चित जॉब का आश्वासन देती है, और वो रजिस्टर्ड होती हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के होता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं गवर्नमेंट से उनको परमिशन मिला होता है उस काम के लिए। और गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो उनको फॉलो करने होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। यानी ये ढेर सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जिनके तहत उनको काम करना होता है, और ये सारे एक्ट्स के तहत ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम को किया जाता है। It is called organized because it has some formal process and procedures. ये organized इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास कुछ formal process हैं और procedures हैं। यानी हमने यहाँ पर देखा कि जैसे बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट की आश्वासन देता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, यहाँ पर आपके जॉब अगर लगते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को बताए जाएंगे जॉब को। तो एक प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है यहाँ पर, और प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, इसलिए ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला गया। ऑर्गेनाइज्ड मीन समथिंग विच इज वेरी in the very right position, which is in very right way, right? कोई चीज बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, यानी कोई खामियां नहीं है कह सकते हैं आप, इस तरीके का यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बताया गया है। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with government and follow the rules and regulations. देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहीं और एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है, और वो अपना खुद का काम करते हैं। तो अगर वो खुद का भी अपना काम या खुद का भी बिजनेस खोलते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, यानी रजिस्टर करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास कि हाँ हमने ये स्टार्ट किया है, अपना स्टार्टअप किया हुआ है, और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को उन्हें फॉलो करना होता है। Workers in organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only fixed number of hours. If they work more, they have to pay overtime by employer. देखो, यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपकी जॉब की सिक्योरिटी होती है, राइट? आप फ्रीली काम करते हैं, अच्छा मेरा जॉब तो है अभी रहेगा, अगर आपने सही से काम किया है तो, राइट? और आपके जो वर्किंग आवर है यहाँ पर फिक्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं, यानी वर्किंग आवर जो आपकी फिक्स है उससे ज़्यादा आप काम करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, यानी ओवर टाइम के पैसे भी आपको मिलेंगे एम्प्लॉयर के द्वारा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। what are these benefits? They get paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. They are supposed to get medical benefits under the laws. The factory manager has to ensure facilities like drinking water, safe working environment. When they retire, these workers get pension as well. और देखो, यहाँ पर वर्किंग आवर की तो बात की ही गई है कि आपकी फिक्स्ड वर्किंग आवर होगी, लेकिन
यहाँ पर बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं? आपको यहाँ पे पेड लीव मिलेगा, यानी संडे को आप अगर घर पे रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको यहाँ पर उस दिन भी पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका उस दिन का पैसा कटेगा, यानी उस दिन का पैसा आपका नहीं कटेगा, आपको पैसे मिलेंगे। प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेट्युटी जैसे आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। प्रोविडेंट फंड देखो मैंने बताया बेसिकली आपके सैलरी का ही कुछ पार्ट होता है, कुछ हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अपने पास रखती है कुछ हिस्से, और लास्ट में आपको एज अ पेंशन देती है या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी देती है। ग्रेटिट्यूड यानी आपको काम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहना भी मिलेंगी आपको। आपको कई बार गिफ्ट्स के थ्रू आपको, या फिर आपके काम को लेके आपको एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं आपके काम को और बढ़ाने के लिए, आपके मनोबल को और बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह की भी व्यवस्था होती है, और ये सारे लॉज के अंडर होते हैं, यानी इनके ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर ये भी इंश्योर करेगा, जहाँ पर आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कि ड्रिंकिंग वाटर हो वहाँ पर, वो वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ हो। कई बार क्या होता है कि आप काम तो करते हैं, आपको पैसे बहुत मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वर्किंग इन्वायरमेंट्स आपके लिए सेफ नहीं होता है। तो वैसे में यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर की ये काम होगी कि वो आपको एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। और जब ये रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन कंट्रास्ट, कोमल वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside and control of government. These are, sorry, there are rules and regulations, but these are not followed. Jobs here are low paid and often not regular. देखो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसमें बहुत छोटे लेवल पे काम को, यानी सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के काम है उनको बहुत छोटे लेवल पे बांट दिया गया है। ठीक है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट जो होती है ना आपकी बिजनेस के, या फिर किसी भी छोटे मोटे काम, छोटे मोटे लेवल पे किसी काम को यदि आप करते हैं तो वो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट होगा आपका, यानी स्मॉल एंड स्कैटर्ड बिजनेस होगा वो। ठीक है, जैसे आपने ग्रोसरी शॉप खोला, वो आपके छोटे मोटे बिजनेस यानी छोटे मोटे काम के तौर पे देखा जाएगा। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है। अब देखो, आप ग्रोसरी शॉप खोलते हो तो वहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ हमने यहाँ पर ये शॉप खोले हैं। आप कपड़ों की दुकान खोलते हो, वहां पर कोई सर्टिफिकेट, सॉरी, वहां पर कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे काम है, स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो कुछ रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। इनके पास रूल रेगुलेशन है, ऐसा नहीं है कि आप, इनके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इन पे गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती है, ये फॉलो ही नहीं करते हैं। ठीक है, जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। यहाँ पे जॉब्स जो है ना वो बहुत कम पैसे पे लोगों से करवाए जाते हैं, और यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि रेगुलर भी जॉब नहीं होती है, कई बार तो काम कराकर भी इनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, there is no provision of there is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness. Employment is not secure, people can ask to leave without any reason। देखो यहाँ पर क्या है ना कि ओवर टाइम जैसी कोई प्रोविजन, यानी ओवर टाइम जैसी प्रोविजन तो है कि आप ओवर टाइम करिए, बट यहाँ पर कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाते हैं। देखो, वर्किंग आवर इनकी सबसे पहले फिक्स नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये ओवर टाइम भी करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर बोलता है अरे 2 घंटे और रुक जाओ, क्या ही काम करना है जाके, तुमको पैसे तो दे ही रहे। तो ऐसे में क्या होता है ना, कई बार उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाता है। कई बार एक तरीके से मानो तो उनको अपना एक पपेट मान लिया जाता है कि हम जो बोलेंगे वही करेगा, क्योंकि हम इसको पैसे दे रहे हैं। पैसे इनके फिक्स्ड हैं कि हाँ इतने ही देंगे, लेकिन काम इनका फिक्स नहीं होता है। और पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस, ऐसी कोई ऐसे टाइम में इनको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आपने छुट्टियां ली हैं तो उस दिन के पैसे इनके कटेंगे, यानी अगर आपने छुट्टियां ली हैं किसी भी दिन तो आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं है, आपको जब मन तब जॉब से निकाल दिया जाएगा, कि विदाउट एनी रीजन, यानी अगर कोई रीजन नहीं है जॉब से निकालने का तभी भी आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉयर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपने काम कितने अच्छे से किया है ये मैटर नहीं करता है। ठीक है,
यहाँ पर अगर काम कम है तो उस समय में क्या होता है, कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, बोला जाता है कि आप जाइए, अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ, एम्प्लॉयर ऐसे बोल के उन्हें भेज देता है। तो सोचो यहाँ पर लोग कितना सफ़र करते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड ही ये डिनोट करता है यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कुछ वेल नहीं है। This sector includes a large number of people who are employed in their own doing a small business, such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when they require. देखो यहाँ पर देखो क्या होता है ना, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, कि वो छोटे छोटे कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ठेले पे कुछ बेच रहा है, कोई वेंडर है। तो इस तरीके की वर्क यहाँ पर लोगों को करते हुए देखा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और यहाँ पर क्या होता है ना, ऐसे फार्मर्स क्या होते हैं, वो भी अपने खेतों पे काम करते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो कई बार लेबर्स को हायर कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो खुद अपना काम कर लेते हैं। देखो हमने अब तक क्या देखा, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिवाइड किया गया है वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको हर एक फैसिलिटीज़ मिल रही है, गवर्नमेंट भी इन पे ध्यान दे रही है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है ना, कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन में वो सफ़र करते हैं। उनको किसी भी तरीके के कोई एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मिलते हैं, कोई ओवर टाइम के लिए पे नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, यानी किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly. It is also common to find many organized sectors enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उन्हें बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन क्या है ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम, मतलब बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, वो ज़्यादा नहीं है, और ना ही वो बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, बहुत स्लोली एक्सपैंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना, कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी अपने आप को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जितनी एक्टिविटीज हैं उसको यू नो अपने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ला रहे हैं। जैसे कि लोगों को पैसे नहीं देना, या फिर लोगों को जब मन तब काम से निकाल देना, इस तरीके के काम वो धीरे-धीरे करने लगे हैं, और जिस तरीके और इस ऐसे में इनकी जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में कन्वर्ट हो रही है। और देखो ये इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हैं? देखो 2 रीज़न है, एक टैक्स को अवॉइड करना है, और दूसरा इनको गवर्नमेंट के लॉज़ को नहीं मानना है जो लेबरर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। यानी अगर लेबरर्स को जो लॉ प्रोटेक्ट करती है, या फिर गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, अगर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस ये नहीं मानते हैं तो फिर लेबरर्स को अपने हिसाब से ये काम करा सकते हैं, जब चाहे उनको काम से निकाल सकते हैं, जितना मन उतना पेमेंट कर सकते हैं, नहीं मानो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये अपने फायदे के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। As a result, large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wages. Their earnings are low and not regular. The jobs are not secure and have no other benefits. और देखो जब ऑर्गेनाइज सेक्टर भी अनऑर्गेनाइज में धीरे धीरे बदलने लगेगा, और इस तरीके की जब एक्टिविटीज होने लगेंगी, तो जो लेबरर्स हैं, जो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको मजबूरन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ेगा। अब सोचो जिनके पास कोई जॉब ही नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो अपने रोजी रोटी के लिए कुछ तो करेंगे।
तो वो क्या करते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जॉब को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर करने लगते हैं, और वहाँ पे उन्हें एक्सप्लॉइटेशन मिलता है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनको फेयर वेजेस नहीं दिए जाते हैं, यानी वो जितना काम करते हैं उनके हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, उनकी अर्निंग बहुत कम होती है और इवन वो रेगुलर भी नहीं होती है। इनके जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब सिक्योर नहीं होते हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं होते हैं यहाँ पर। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन द टर्म्स ऑफ कि कोई पीएफ वगैरह इनको नहीं मिलता है, या फिर कोई अदर फैसिलिटी जैसे पेड लीव नहीं इनको मिलता है। अगर ये बीमार पड़ गए तो इनको उस दिन के पैसे इनको कटने ही कटने हैं, इनके पैसे उस दिन के नहीं मिलेंगे। सिंस 1990s, it is common to see large number of workers losing their jobs in organized sector. These workers are forced to take up jobs in the organized sectors with low earnings. Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support for workers in the organized sector. देखो यहाँ पर 1990s के बाद ये बोला गया है कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपना जॉब लूज करने लगे। ऐसा क्यों बोला गया है? तो देखो यहाँ पर इसके रीजन ये है कि 1990 से पहले गवर्नमेंट हर एक छोटी मोटी कंपनी को देखती थी है और बड़ी कंपनी को भी देखती थी, यानी गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स की कंपनीज को, यानी तीनों सेक्टर को अपने हिसाब से देखती थी, अपने हिसाब से मैनेज करती थी, हर एक छोटे मोटे या फिर बड़े कंपनीज को अपने हाथ में रखती थी। लेकिन क्या हुआ 1990s के बाद, थोड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत चीज़ों को बदला गया, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1990s के बाद, और वहां पर क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे कंसेप्ट को ऐड किया गया, और उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन जो वर्ड है, यानी ये प्राइवेट कर दिया गया कंपनी को। छोटे मोटे जो कंपनी थे गवर्नमेंट क्या की उन पे से अपना होल्ड हटा ली। यहाँ पर इसलिए किया गया ना ताकि लोग जितने भी लोग हैं वो और प्राइवेट सेक्टर में आए और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, देखो 1990s के पहले यानी 1990s तक क्या हुआ था कि गवर्नमेंट इवन ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री पे भी अपना होल्ड रखती थी, अपना पोजीशन रखती थी। लेकिन इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरल किया गया 90s के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 में, तो वैसे में थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हुआ। ठीक है, जब लिबरलाइजेशन हुआ यानी थोड़ा सा इकोनॉमी लिबरल हुआ, तो क्या हुआ कि जो छोटे मोटे कंपनीज थे, ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री जैसे या फिर और भी छोटे मोटे कंपनीज, उनको गवर्नमेंट अपना यानी अपना होल्ड उन पर से हटा ली, और गवर्नमेंट ने बोला कि ये छोटे मोटे एक कंपनीज को अब हम नहीं देखेंगे, प्राइवेट बॉडी देखेगी, यानी कोई और पर्टिकुलर इंसान देखेगा या फिर जो लोग उसमें पहले से किसी पोजीशन पे होंगे उनको दे दिया गया कि भाई आप देखिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट जब वो गवर्नमेंट का होल्ड हट गया तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, और कोई भी चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह गया, वहाँ के लोग अपने मनमाने ढंग से चलाने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लोग वहाँ पे जॉब को, यानी लोगों की जॉब वहाँ पर जाने लगी, और वहाँ पे जब लोगों की जॉब जाने लगी तो वर्कर्स जो थे मजबूर थे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आने के लिए, और उनको वहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लो अर्निंग के साथ जॉब करना पड़ रहा था। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of workers in unorganized sector. यहाँ पर देखो उनके काम के साथ साथ, यानी उनके लिए और अधिक से अधिक काम लाना, ये तो काम है ही, लेकिन इसके अलावा भी उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनके सपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी काम, जॉब तो हम क्रिएट करेंगे लेकिन एक ढंग का जॉब हो, वहाँ पर प्रोटेक्शन हो, वर्किंग एनवायरनमेंट हो, यानी उनके लिए जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके सपोर्ट में रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, यानी फॉलो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हु आर दिस वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। देखो यहाँ पर वो कौन ऐसे लोग हैं, कौन वल्नरेबल पीपल है जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। देखो वल्नरेबल यानी जो वीक लोग हैं, जिन्हें नीड है, यानी नीडी कह सकते हैं आप एक तरीके से, वीक हैं, ठीक है, या फिर ग्रसित हैं ये लोग। तो ये कौन लोग हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। देखो यहाँ पर दो जगह की बात की गई है, एक
रूरल एरिया की बात की गई है और एक अर्बन एरिया की बात की गई है। तो हम पहले रूरल एरिया में देखते हैं कि किस तरीके के लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small marginal farmers, sharecroppers, and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters, and goldsmiths. देखो, रूरल एरियाज में वो लोग हैं, वो वल्नरेबल लोग हैं जो मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर है, यानी जो किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं, उनका खुद का भी जमीन नहीं है। स्मॉल यानी छोटे मोटे फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे मोटे फार्मर्स। शेयर क्रॉपर्स यानी वो लोग जो किसी और के खेतों में काम करते हैं, जो क्रॉप उगता है वो शेयर करते हैं अपने ओनर यानी जो खेत के ओनर हैं उनको, और खुद फिर ले जाते हैं। आर्टिसंस जो छोटे मोटे कलाकार हैं, जैसे वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, तो ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। Nearly 80% of the rural households in India are in a small and marginal farmers category. 80% जो लोग हैं ना छोटे मोटे farmers की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, गांव में, रूरल एरियाज में। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery for seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. अब देखो ये जो इनकी समस्याएं हैं, जो रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं और जिनकी समस्याएं हैं, यानी वल्नरेबल जो पीपल है, और इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको शॉर्ट आउट करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पर बेसिकली बात किया जा रहा है कि इनके सपोर्ट के लिए, इनके बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए इनको एडिक्वेट फैसिलिटीज देनी चाहिए टाइम पे, ठीक है, जैसे कि सीड देना इनको क्रॉपिंग के लिए, कल्चरल इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सब चीज़ों को खेतों में देने के लिए, या फिर क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, क्रेडिट यानी कुछ पैसे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी, स्टोरेज फैसिलिटीज यानी जब ये अपने अनाज को यानी अपने क्रॉप को उगा रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मार्केटिंग आउटलेट्स यानी अगर ये जो स्टोर इन्होंने किया हुआ है अगर उसको मार्केट में बेचना हो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इनको चाहिए। तो इस तरीके की फैसिलिटीज अगर डेवलप कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो कहीं ना कहीं इनका एक बेटर अपलिफ्टमेंट होगा और इनका एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में कौन से ऐसे वल्नरेबल पीपल हैं जिनको प्रोटेक्शन की वाकई में ज़रूरत है। देखो, इन अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड sectors comprises mainly of workers in a small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, etc., and those who work as street vendors, head load workers, makers, rag pickers, etc. Small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output. The casual workers in both rural and urban areas need to be protected. अब देखो, अर्बन एरिया में वैसे लोग हैं जिनको वाकई में सपोर्ट की ज़रूरत है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हैं। वो कौन कौन है? जो छोटे मोटे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटी मोटी उनकी एकदम बिल्कुल छोटी सी इंडस्ट्रीज हैं, उनको गवर्नमेंट की वाकई में ज़रूरत है। जो कैजुअल वर्कर्स है कंस्ट्रक्शंस में, यानी कंस्ट्रक्शन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग काम करते हैं, जैसे कई लोग ईंट को पहुंचाते हैं जो इन सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। कई लोग क्या होता है जो वहाँ के साफ सफाई करते हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जैसे ड्राइवर्स आ गए आपके, या फिर वो लोग जो बहुत हेवी हेवी लोड को लेके जाते हैं अपने शरीर पे या फिर सिर पे कह सकते हैं, उठाकर वो एक जगह से दूसरी जगह कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। या फिर ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गली गली में घूम कर कुछ कुछ बेचते रहते हैं, वैसे लोग, यानी ये गारमेंट मेकर्स हो गए, रैग पिगर्स, यानी वैसे वैसे लोग जो बिल्कुल छोटे मोटे काम करते हैं शहरों में रह के। रैग पिकर्स वैसे लोग होते हैं जो कई बार आप देखते हैं ना सड़कों पे पन्नियाँ बिनते हैं, या फिर मतलब उनकी लेवल पे जो वैल्यू माइंड यानी उनके लेवल पे जो चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, उनको बेच के वो पैसे कमा सकते हैं, वैसी वैसी चीज़ें वो बेचते हैं। तो वैसे लोग रैग पिकर्स में आ जाएंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं शहरों में भी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं उन्हें भी वाकई में गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो एक वल्नरेबल पीपल है, उन्हें भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वो यहाँ पर अर्बन एरिया के जो अनऑर्गेनाइज्ड
सेक्टर के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, यानी उनके सपोर्ट के लिए, उनके बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बेसिकली प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग आउटपुट, यानी मार्केटिंग जो आउटपुट है उनकी, उसकी मार्केटिंग के लिए फैसिलिटीज उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। The casual workers in both rural and urban areas need to be protected, यानी जितने भी वर्कर्स हैं, जो छोटे मोटे वर्कर्स हैं, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वल्नरेबल जो पीपल हैं, उनको वाकई में सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। देखो, वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स बैकग्राउंड कम्युनिटीज, यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि जितने भी वर्कर्स हैं, यानी मेजोरिटी ऑफ दी वर्कर्स, ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज के आते हैं, ठीक है। फाइंड देमसेल्फ इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप को देखते हैं। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दिस वर्कर्स also face social discrimination, protection and support to unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development। अब देखो, इनको ना एक काम में तो इनको यानी डिस्क्रिमिनेशन झेलना ही होता है, एक्सप्लॉइटेशन इनका होता ही है, लेकिन जो लोग SC STs के हैं ना, या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं, इनको एक और प्रॉब्लम फेस करनी होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्याएं को फेस करनी पड़ती है। लोग ये बोलते हैं, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट है, इसको तो यही काम करनी चाहिए, तो इस तरीके की चीजों को ये इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हो जाए और सोशल डेवलपमेंट है वो भी हो जाए, यानी इकोनॉमी के साथ साथ इनकी सोशल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना होगा गवर्नमेंट को। अब देखो, यहाँ पर हम देखेंगे सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। देखो, अब ओनरशिप किसकी है, कौन से प्रॉपर्टी पे, कौन से एसेट्स पे, उस बेसिस पे हम देखेंगे। यहाँ पर दो तरह का फिर से डिवीजन होता है सेक्टर्स का। एक होता है पहला पब्लिक सेक्टर एंड दूसरा होता है, ये पहला होता है पब्लिक सेक्टर एंड दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? हमने ये पढ़ा है कि एक्टिविटीज किस तरीके की हैं और प्रोडक्शन किस तरीके का है। उस बेसिस पे हमने तीन तरह का सेक्टर्स देखा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद हमने देखा कि वर्क कंडीशन कैसी है, जहाँ पे लोग काम करते हैं वो काम क्या है और उसकी कंडीशन क्या है, और किस कंडीशन में वो लोग काम करते हैं, यानी वर्किंग कंडीशन कंडीशन के बेसिस पे हमने दो तरीके का सेक्टर देखा, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अब तीसरा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ओनरशिप, यानी उस पे पोजीशन किसका है। ओनरशिप बेसिकली मीन्स किसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, यानी कौन मालिक है बेसिकली, ठीक है। उस बेसिस पे हम सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पर फिर से हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट दिया है कि कौन से बेसिस पे, कि किसके पास एसेट है, हु ओन्स एसेट। द फर्स्ट कीवर्ड इज हियर हु ओन्स एसेट। देखो, एसेट मतलब कोई भी वैल्यूएबल चीज है जिसकी कोई कीमत है, ठीक है। आपके पैसे भी हो सकते हैं, आपके जमीन भी हो सकते हैं, आपके घर भी हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पर बोला गया है कि हु ओन्स एसेट्स, यानी एसेट किसके पास है, एसेट का मालिक कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उस सर्विस को डिलीवर करने की, ठीक है, इसके बेसिस पे। इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, ठीक है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। रेलवे और पोस्ट ऑफिस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है, और टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल में रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। रेलवे जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट का अधिकार है उस पर। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का अधिकार है। हमारे और आपके कहने से पोस्ट ऑफिस का काम नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। हमारे और आपके ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते हैं। रेलवे के जितने भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट लेती है। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल, टिस्को यानी जो टाटा एंड आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी है, ये
ये प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होल्ड किया जाता है, यानी प्राइवेट इंसान की कंपनी है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट में आ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये क्या होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होल्ड की जाती है तो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज में यानी प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। देखो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की चीजें हैं वो बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना है। लोगों के पास कितनी सर्विस पहुंच रही है, कितनी नहीं पहुंच रही है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इट डजेंट मैटर। ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं है इनके लिए। इनका बस ये क्या होता है ना, मनी माइंडेड होते हैं, इनको प्रॉफिट से मतलब होता है, कहीं से भी प्रॉफिट आए, हमारा बिजनेस एक्सपैंड करे। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. और जो इन कंपनीज की सर्विसेज हैं उनको लेने के लिए हमें पैसे देने होते हैं, हमें हमें पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. Modern day government is spent on a whole range of activities. What are these activities? Why do governments spend on such activities? Let's find out. देखो जो पब्लिक सेक्टर के देखो जो पब्लिक सेक्टर के पर्पस है ना, बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है इनका मेन मुद्दा, यानी मेन फोकस क्या होता है कि लोगों के पास वो सुविधाएं पहुंच पाए। यानी कोई स्कीम सपोज दैट गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो वो स्कीम की जानकारी सारे पब्लिक को हो और सारे पब्लिक को बेनिफिट मिले स्कीम का, इस तरीके का माइंडसेट होता है पब्लिक सेक्टर का। यानी जितने भी सर्विसेज हमें गवर्नमेंट के द्वारा रेंडर किए जाते हैं उन सारे सर्विसेज को लागू करने के लिए या फिर देने के लिए एक तरीके से पैसे की जरूरत होती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वो पैसे कहाँ से लाती है, तो टैक्स से लाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे वेज हैं जहाँ से गवर्नमेंट जहाँ से गवर्नमेंट पैसे लाती है या फिर गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। अब देखो अभी की डेट में देखें तो गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, यानी अलग अलग तरह की स्कीम्स लाती रहती है गवर्नमेंट, यानी मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है पब्लिक के लिए, ठीक है। और देखो ऐसी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं हम यहाँ पर देखेंगे, और गवर्नमेंट ये क्यों करती है, क्यों इतने सारे रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट इन सारी एक्टिविटीज। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट which the private sector will not provide at a reasonable cost. Why? देखो जब आप सोसाइटी में रहते हो ना तो आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे में आपको खाने की ज़रूरत होगी, यानी खाना चाहिए आपको, आपको रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, बिजली चाहिए, ठीक है। एन नंबर ऑफ चीज़ें आपको चाहिए एक लाइफ को बेटर करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। ऐसे में क्या होता है ना कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पहली बात तो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, और अगर वो प्रोवाइड करते हैं ना तो एक रिजनेबल कॉस्ट पे नहीं देते हैं। अगर 4 रुपए की चीजें हैं तो वो 10 रुपए में बेचते हैं। अब सोचो गरीब इंसान वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो ये हम देखते हैं कि सबसे पहले कि ऐसा क्यों ये करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। Some of these need spending large sums of money, which is beyond the capacity of private sector. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Even if they do provide these things, they would charge high rate for their use. For their use, example, construction of roads, construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Thus, the government have to undertake such heavy spending and ensure that the facilities are available for everyone. अब देखो जैसे मैंने बताया ना कि प्राइवेट सेक्टर पहली बात तो प्रोवाइड नहीं कर पाती है फैसिलिटी, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज यानी जो हमें ज़रूरत है, एक सोसाइटी को ज़रूरत है। और कई बार वो प्रोवाइड करते हैं ना तो वो जो फैसिलिटीज़ हमें देते हैं उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, ठीक है। वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और जब वो हमें देते हैं ना, यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो कंपनी है वो कंपनी कोई चीज़ बना रही है अगर वो हमें दे रही है तो वो क्या करेगी ना, जितने उसके कॉस्ट हैं लगे हैं बनाने में उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को, वो हमें रिजनेबल अमाउंट पे नहीं देगी। वो अपने खर्च को निकालने के लिए हमसे पैसे लेगी, यानी हमसे वो ज़्यादा पैसे वसूलेगी ताकि अपना प्रॉफिट भी कर पाए, और जितना लगा है उस प्रोडक्ट बनाने में वो भी पैसे उसके पास आ जाए।
यानी वो पैसे लगाती है तो वो पैसे अपना निकालना भी जानती है, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है ना कि फिर लोग कहाँ से इतना पैसे लाएंगे फैसिलिटीज को ऐसे लेने के लिए या फिर इन सारी चीजों को खरीदने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है ना, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों को देखना होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, एग्जाम्पल में देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अगर रोड बन रहे हैं, ब्रिजेज है, रेलवेज है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन का काम है, तो इन सब चीज़ों को ना गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। गवर्नमेंट को खुद से इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट अपने अंडर लेके काम करती है और ये इंश्योर करती है कि ये सारी फैसिलिटीज सबके पास पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो ब्रिज बनाना है, रेलवे का काम है, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है, ठीक है। रोड का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल की बात नहीं है। और पहली बात ना कि जब ये पैसे लगाएंगे तो इन्हें पैसे चाहिए, जो प्राइवेट इंडिविजुअल पैसे लगाएंगे इन सब चीज़ों में, तो वो पैसे वो फिर कहाँ से वसूलेंगे? अगर उन्हें वो फ्री में तो देंगे नहीं। अगर वसूलेंगे तो किससे वसूलेंगे? जो उस फैसिलिटीज को अ, लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को ना गवर्नमेंट ही देखती है, ताकि लोगों को एक रिजनेबल प्राइस पे हर चीज़ मिल पाए और सबके लिए अवेलेबल हो पाए, चाहे वो गरीब हो या फिर कोई बहुत प्रॉपर्टी वाला हो यानी अमीर हो, ठीक है। दीज आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। और कुछ ये सारी एक्टिविटीज है जहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है, यानी गवर्नमेंट का आना वहाँ पर इंटरवीन करना बहुत जरूरी होता है। The private sector may not continue their production or business unless the government encourages. For example, selling electricity at the cost of generating may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in the in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. देखो अब बात वही हुई कि गवर्नमेंट को यहाँ पर आना पड़ता है और ये जो बड़े बड़े हेवी वर्क हैं इनको गवर्नमेंट को लेना होता है अपने हाथ में। हेवी स्पेंडिंग यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं काम कर सकता है। और प्राइवेट इंडिविजुअल करता भी है तो बहुत से लोगों को ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, इन सारे कामों को अपने हाथ में लेती है। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हाई कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है तो फिर क्या होता है, लोगों को भी जो यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उनको भी हाई बिल पे करना होगा। ऐसे में क्या होगा कि छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। भाई उनके पास छोटे मोटे इंडस्ट्रीज के पास पैसे कहाँ से आएंगे इतना पे करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ऐसे में क्या होता है ना, गवर्नमेंट इन सारे छोटे मोटे स्केल की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट अपने हाथों में इन सारी चीज़ों को लेती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हो गई। और फिर अपने पास से गवर्नमेंट कुछ पैसे पे करती है, यानी लोग देते हैं, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है वो भी पे करते हैं बट सम अमाउंट, राइट। और बाकी जो है गवर्नमेंट बियर करती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया buys wheat and rice from farmers at a fair price. This is stored in the godowns and sells at lower price to consumers through ration shops, ठीक है। देखो क्या होता है, इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है, जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या फिर जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जब ज़्यादा क्रॉप होते हैं यानी राइस और व्हीट उनके पास ज़्यादा होते हैं, तो क्या करते हैं, वो फार्मर्स बेचते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, उनको खरीद लेती है और एक रिजनेबल दाम पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट उन्हें खरीद के स्टोर करती है गोडाउंस में, और बाद में उन्हीं चीज़ों को लोअर प्राइस पे क्या करती है, राशन के थ्रू लोगों को देती है, ठीक है। यू हैव heard अबाउट दिस इन दिस चैप्टर फूड्स, ठीक है। ये हमारे किसी काम का नहीं है लाइन। The government has to bear some of the cost. In this way, the government support both farmers and consumers. देखो यहाँ पर क्या है ना, जब लो कॉस्ट पे लोगों को दिया जाता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट को बस कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिल पाते हैं लोगों से, क्योंकि गवर्नमेंट एक रिजनेबल प्राइस पे सामान को खरीद रही है लेकिन बहुत लोअर कॉस्ट पे दे रही है उन्हें, जो कंज्यूमर है। तो ऐसे में ना जो फार्मर्स है कंज्यूमर्स है उनके बीच में एक बैलेंस बना रहता है और गवर्नमेंट इस तरीके से उनको सपोर्ट करती है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. The government must spend on these. Providing health and education facilities for all is one example. We have discussed some of these issues in the first. Sorry, ये किसी काम में, ये तो हमने देखा ही है। Running proper school and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. India's
साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज है, यानी ढेर सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है। अगर गवर्नमेंट इन सारी एक्टिविटीज को अपने हाथ में ना ले तो एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा किसी भी कंट्री का, या फिर किसी कम्युनिटी का, या फिर किसी भी लोगों का। ठीक है। अब देखो जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री होती है इंडिया में, और ये फ्री इसलिए की गई है ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ पाए। ठीक है, और उन्हें वो स्कूल जाए। ठीक है। तो ये जो जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज है, अब सरकारी अस्पताल भी आप देखते होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बेसिक हैं, और ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना ही करना है फैसिलिटीज, और गवर्नमेंट इन सब चीजों पे खर्च करती है। राइट। और इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना इलिटरेट है, और ये है इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इलिटरेसी के मामले में। ठीक है। यहाँ पे इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर malnourished एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। देखो क्या है ना कि इंडियाज में जो चिल्ड्रन है, लगभग आधे जो चिल्ड्रन हैं वो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। 1/4 ऐसे हैं जो क्रिटिकली इल हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ठीक है, उनके बचने की संभावना बहुत कम है, इस तरीके के हैं। वी हैव read about infant mortality rate. The infant mortality rate of Odisha is 40 and Madhya Pradesh is 48। यानी ये मोर्टेलिटी रेट बताई गई है उड़ीसा और मध्य प्रदेश की। हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट रीजन है ना वहां से भी ज़्यादा है उड़ीसा और मध्य प्रदेश की मोर्टेलिटी रेट। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू aspect of human development such as availability of safe drinking water, housing facility for the poor and food and nutrition। देखो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट को यहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी ये ना मीट कराना होगा, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गए। ठीक है, जो गरीब हैं या फिर जो लोग जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उनको प्रॉपर खाने की व्यवस्था, प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था। देखो वाटर तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे वाटर हैं लैंड पे, लेकिन सारे जो वाटर हैं पीने के लिए वो सेफ नहीं है, यानी ड्रिंकिंग के पर्पज से अगर देखते हैं तो वाटर सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए। ठीक है। मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज। यानी गवर्नमेंट को जितने भी इग्नोर्ड एरियाज हैं कंट्रीज के, उस पर ध्यान देना होगा, और उस एरिया पे गवर्नमेंट को काम करना होगा ताकि एक कंट्री का विकास हो पाए। ठीक है। यानी एक कंट्री के विकास के लिए हर तरह से गवर्नमेंट को देखना होगा, यानी कितने लोग पिछड़े हैं उनको यू नो आगे करना होगा, गवर्नमेंट को उनके लिए स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड एमसीक्यूज भी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच।